नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लास सीरीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हमारे चौहानों का इतिहास और अजमेर या सांबर के चौहानों का इतिहास हमारे लास्ट क्लास के अंदर समाप्त हो गया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे रणथंभौर के चौहानों का इतिहास या रणथंभौर का इतिहास। तो पहले देखते हैं, मैंने उस दिन आपको जब चौहानों की डायनेस्टी, चौहानों की रियासतें पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने बताया था कि चौहान है जो हमारे उनके प्रमुख रियासतों के बारे में बात करी। तो हमने सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, कोटा और बूंदी की बात करी थी, जिसके अंदर हमारे पहले जो डायनेस्टी थी अजमेर और आपके सांबर वो कंप्लीट हो गई है। आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं हम रणथंभौर। तो ध्यान रखना रणथंभौर का इतिहास और रणथंभौर के अंदर किसका राज था। तो हमारे रणथंभौर में ये जो चौहान डायनेस्टी का क्या था, राज था, है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास करें। शुरुआत करने से पहले क्लास को आप सभी आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं आज की क्लास में। और पहले आता है हमारा गोविंद राज। पहला हमारा जो राजा है उसका नाम क्या, हमारा गोविंद राज नाम है। गोविंद राज के बारे में देखते हैं। गोविंद राज के बारे में देखते हैं। गोविंद राज के बारे में हमने उस दिन ही देखा था। गोविंद राज आपके पृथ्वीराज थर्ड के बाद में राजा बनता है, लेकिन उसका चाचा था हरिराज जो उसको हटा देता है और बाद में वो खुद राजा बन जाता है। अरे आपका जो गोविंद राज है वो हमारे इधर रणथंभौर के अंदर है जो चौहान डायनेस्टी की क्या करता है, स्थापना करता है। तो ये बातें हमने पहले ही देख ली थी। आगे देखते आज गोविंद राज के बारे में कब क्या था इसने। तो एक बात तो हम सब जानते हैं इसके बारे में, और वो क्या बात है, तो ये वो बात है कि यह पृथ्वीराज थर्ड का पृथ्वीराज थर्ड का क्या था, हमारा पुत्र था। पृथ्वीराज थर्ड का ये पुत्र था और ये हमारे यहाँ पर क्या करता है, चौहान डायनेस्टी रणथंभौर के अंदर क्या करता है, स्थापना करता है। तो रणथंभौर में चौहान राज्य की नींव रखता है। तो चौहान राज्य के रणथंभौर के अंदर यदि कोई नींव कौन रखता है तो वो कौन रखता है, हमारा गोविंद राज है जो चौहान राज्य के यहाँ पर नींव रखता है। आगे बात करें गोविंद राज के बारे में, तो गोविंद राज यहाँ पर नींव रखता है। इसलिए आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक, क्या क्वेश्चन पूछ ले कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक बताइए, तो रणथंभौर के जो चौहानों का जो संस्थापक है वो हमारा कौन होगा, तो हमारे गोविंद राज होगा संस्थापक, या संस्थापक को इंग्लिश में अंदर बोलते हैं फाउंडर। तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक या जो फाउंडर है तो हमारे यहाँ पर कौन है, गोविंद राज रणथंभौर के चौहानों का आपके फाउंडर हो गया। आगे बात करते हैं कि इसने स्थापना कब की थी, तो इसने स्थापना की थी हमारे 1194 ईस्वी के अंदर। कब, 1194 एडी के अंदर, ईस्वी के अंदर ये हमारे क्या करता है, यहाँ पर स्थापना करता है। तो इसके बारे में जो थोड़ा मैं नॉर्मल ध्यान कर देगी थी, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला आता है वीर नारायण। वीर नारायण से पहले दो राजा आते हैं, उनके केवल और केवल आपको नाम याद रखना, उनके बारे में कुछ ही नहीं है ज़्यादा। तो उनका एक का नाम है हमारे वालन और एक का नाम है पहलादन। वालन और पहलादन, यदि आपसे कोई पूछ रहे कौन से वंश से या बिलोंग करते या कौन सी रियासत के राजा रहे हैं, तो हमारे रणथंभौर के रहे हैं और चौहान वंश से संबंधित हैं। केवल और केवल इनके नाम को नाम ध्यान रखना और उसके बारे में कुछ ही नहीं देखना। अगला आता है हमारा वीर नारायण। कौन सा राजा, वीर नारायण के बारे में देखते हैं। वीर नारायण के समय एक बंदा हमारे यहाँ पर अटैक करता है और वो कौन था, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसके टाइम जो अटैक करता है उसका नाम था इल्तुतमिश। इसके समय किसका आक्रमण होता है, तो इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। तो ध्यान रखना कि इसके समय किसका आक्रमण होता है, हमारे इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। तो यह भी ध्यान रखना कि इल्तुतमिश किसके समय हमारे रणथंभौर पर आक्रमण करता है, तो वो किसके समय करता है, हमारे वीर नारायण के समय क्या करता है, हमारे रणथंभौर पर आक्रमण करता है। और हमारी जो आरबीसी की बुक है 10th की, उसके अंदर तो ये भी लिख रखा है कि जो इल्तुतमिश है इसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो ये भी ध्यान रखना कि इल्तुतमिश है जो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, तो इल्तुतमिश जो वीर नारायण है वो इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। तो अब ये ध्यान रखना।
किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? इसके खिलाफ लड़ता हुआ क्या हुआ? हमारा मारा गया। कौन मारा गया? तो वीर नारायण है, जो यहाँ पर इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इतनी है इसके बारे में ध्यान रखने। आगे चलते हैं। तो अगला आता है हमारा वाघभट्ट। अगला राजा जिसका क्या नाम? हमारा वाघभट्ट नाम है। वाघभट्ट के बारे में देखते हैं। वाघभट्ट, वाघभट्ट के समय यहाँ पर जो हमारे आक्रमण करता उसका नाम था नासिरुद्दीन। क्या नाम था? नासिरुद्दीन नाम था। तो इसके समय ध्यान रखना किसका आक्रमण होता है? तो नासिरुद्दीन का आक्रमण होता है। लेकिन नासिरुद्दीन को यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है, ये अपने युद्ध के अंदर सफल नहीं होता। लेकिन नासिरुद्दीन को सफलता नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है हमारे। आगे बात करें इसके बारे में। और एक बंदा और इसके समय आक्रमण करता है, और वो कौन करता है? तो उसका नाम था हमारे रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान यहाँ पर आक्रमण करता है। तो ध्यान रखना कि रजिया सुल्तान का भी हमारे रणथंभौर पर आक्रमण किसके समय होता है? तो वाघभट्ट के समय होता है। तो रजिया सुल्तान का भी क्या होता है? हमारे आक्रमण होता है। लेकिन सफलता दोनों को ही नहीं मिलती है। लेकिन ध्यान रखना सफलता है जो दोनों को ही नहीं मिलती है, दोनों ये जो इस युद्ध के अंदर असफल हुए थे। तो ध्यान रखना कि कौन आक्रमण करता है वाघभट्ट के समय? ये तो नासिरुद्दीन करता है, ये कौन करता? हमारा रजिया सुल्तान करता है। आगे चलते हैं। अगला आता है हमारे जैतर सिंह। जैतर सिंह के बारे में देखते हैं, जैतर सिंह के बारे में क्या किया है। तो अगला राजा आता है हमारा जैतर सिंह। जैतर सिंह के बारे में देखते हैं। जैतर सिंह के बारे में क्या देखते हैं? तो जैतर सिंह के बारे में हम देखते हैं कि जैतर सिंह ने जो 32 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक शासन किया था? 32 वर्ष तक शासन किया था। 32 वर्ष तक शासन किया। बत्तीस वर्ष तक हमारे यहाँ पर क्या करता है? शासन करता है। लेकिन इसको 32 साल से शासन करने के बाद में इसकी डेथ होती है। और इसका जो बेटा था उसका नाम था हमारे हमीर देव चौहान नाम था। और वो अगला हमारा क्या बनता है? राजा बनता है। और हमीर देव चौहान अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल के शासन काल में कितने कि इसका पुत्र, और इसका पुत्र का क्या नाम था? हमारे हमीर या हमीर देव चौहान नाम था। हमीर देव चौहान जो कि 32 साल के शासन में अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल में उनकी याद में 32 खंभों की छतरी का क्या करता है? निर्माण करवाता है। तो ये ध्यान रखना भाई कि 32, इसका पुत्र का क्या नाम था? तो इसके पुत्र का नाम हमारे हमीर देव चौहान था। और वो अपने पिता के 32 साल के शासनकाल में कितने खंभों की? तो 32 खंभों की छतरी का क्या करवाता? हमारे निर्माण करवाता। तो ये है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। और निर्माण कौन करवाता? हमीर देव चौहान इसका निर्माण करवाता है।
अमीरदेव चौहान इसका निर्माण करवाता है। और ये क्षत्रिय गांव पर तो हमारा रणथंभौर के अंदर ये क्षत्रिय, तो इसका ये जो निर्माण करवाता है, तो ये जयद्रथ सिंह के बारे में ध्यान रखना। और जयद्रथ सिंह का जो पुत्र था वो कौन था? हमारा हमीर था, जो कि अगला मेवाड़ का क्या बनता है? राजा बनता है। तो हमीर के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ी। और मेवाड़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी, रणथंभौर का जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा है वह हमारा हमीरदेव चौहान है। तो हमीरदेव चौहान के बारे में देखते हैं। इसका टाइम पीरियड है हमारे 1282 से लेकर 1301 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। अमीर है ना, अमीर के बारे में देखते हैं। ये इधर इस हमीरदेव चौहान की फोटो भी लग रखी है, या आप फोटो भी देख सकते हो। तो ये अमीरदेव चौहान की फोटो है। और ये हमारे कितने, तो 1282 के अंदर ये हमारे राजा बनता है और 1301 तक रहता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी के अंदर क्या देखते हैं? तो सामान्य जानकारी के अंदर दो चार बातें आपको ध्यान रखने हैं। तो जयद्रथ सिंह का तो पुत्र था, किसका? जयद्रथ सिंह का क्या था? पुत्र था। जयद्रथ सिंह का पुत्र था। और ये जयद्रथ सिंह का पुत्र था। और कहते हैं अपने जीवन काल के अंदर 17 युद्ध लड़ता है। कितने युद्ध लड़ता है? तो 17 युद्ध लड़ता है। तो ध्यान रखना कि अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़ता है। कितने युद्ध लड़ता है? हमारा 17 युद्ध लड़ता है। और उसमें से 16 युद्धों का विजेता रहा। कितने युद्धों का विजेता रहा? तो 16 युद्धों का विजेता रहा। सोलह युद्धों का क्या रहता है? हमारा विजेता रहता है। तो ध्यान रखना, कोई यदि आपसे कोई पूछ ले कि वह कौन सा राजा जिसको 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है, तो वो कौन है? हमारे हमीरदेव चौहान है। और ये अपने जीवन काल के अंदर कितने युद्ध लड़ते हैं? तो ये अपने जीवन काल के अंदर 17 युद्ध लड़ते हैं। कितने टोटल युद्ध लड़ते हैं? 17 युद्ध लड़ते हैं। उसमें से 16 युद्ध के अंदर ये जीत हासिल की थी इसने। 16 युद्धों के अंदर ये विजेता रहा था। सारों के बारे में नहीं, बस दो चार ध्यान रखना किस किस को हराता है। तो ध्यान रखना, मैं दो चार आपके नाम बता रहा हूँ। ये तो ध्यान रखना कि ये मेवाड़ के समर सिंह को हराता है। मेवाड़ के समर सिंह को हराता है। आगे बात करूं तो ये हमारे आबू के भोज परमार को, सॉरी, आबू के प्रताप सिंह को हराता है। किसको हराता है? आबू के आबू के प्रताप सिंह को हराता है। और बात करूं तो ये हमारे आपके भोज परमार को भी हराता है। किसको हराता है? मालवा का राजा था भोज परमार, इसको भी ये जो इस युद्ध के अंदर हराता है। तो भी याद रखना कि भोज परमार को भी हराता है, मालवा के राजा। तो ये इन तीन प्रमुख को हराता है। वैसे तो बहुत सारों को हराता है, लेकिन ये तीन है जो हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में जो थोड़ा ध्यान रखना किस किस को हराता है। तो मेवाड़ के समर सिंह को, आपके आबू के प्रताप सिंह को, और मालवा के जो भोज परमार, तो इसको भी है जो हराता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये हमारे हमीरदेव चौहान की फोटो है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपके। ये हमारे हमीरदेव चौहान की फोटो है, वो महानतम योद्धा था। चलते हैं आगे इसके बारे में। तो अगला आता है हमारे जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण। तो हम बोलते हैं कि हमारे जो इस टाइम रणथंभौर, सॉरी, हमारे जो इस टाइम दिल्ली पर है जो किसका आक्रमण हो गया था? खिलजी वंश आ गया था। खिलजी वंश आ गया था इस टाइम हमारे। और इस टाइम हमारे जो खिलजी वंश का राजा था उसका क्या नाम था? हमारे जलालुद्दीन नाम था। तो जलालुद्दीन का आक्रमण, जलालुद्दीन हमारे इधर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, सॉरी, रणथंभौर पर आक्रमण करता है। और क्या क्या आक्रमण करता है? तो ये दो बार आक्रमण करता है। एक तो करता है हमारे 1290 में। कब करता है? 1290 में करता है। एक करता है हमारे 1292 में। कब करता है? 1292 में करता है। लेकिन इसको कहते हैं कि दोनों बार में सफलता नहीं मिलती, दोनों बार सफल नहीं रहा।
दोनों बार भी इसको या जो यहाँ पर सफलता नहीं मिलती, तो ये एक वाक्य कहता है कि मैं जो ऐसे 10 किलों को मुस्लिम के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 किलों को मैं ऐसे 10 किलों को मुस्लिम के एक बाल के समान भी नहीं समझता। तो यह ध्यान रखना कि मैं ऐसे 10 किलों को मुस्लिम के एक बाल के समान भी नहीं समझता। और ये ऐसा कौन से युद्ध में या किसके असफलता के बारे में बोलता है, तो रणथंभौर पर आक्रमण करता है, उसको दोनों बार में सफलता नहीं बोलनी, तो ये वो स्टेटमेंट कहता है। और ये कई एग्जाम के अंदर सीधे सीधे स्टेटमेंट आता है कि कौन से किले के बारे में उसने क्या कहा, तो वो बोलता है कि मैं ऐसे 10 किलों को किसके बारे में नहीं समझता, मुस्लिम के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये बोलता है। तो सीधी सीधी बात है कि जब लोमड़ी होते हैं उसके जो अंगूर मिलते नहीं, उसका नहीं मिलते, तो वो सीधा कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो वो वाली बात यहीं पर है। ये जब जीत जाता तो ऐसा नहीं कहता। तो ये इसके बारे में कहता है कि मैं मुस्लिम के ऐसे 10 किलों को किसके बराबर नहीं समझता, मुस्लिम के एक बाल के बराबर ये जो नहीं समझता है ना। तो ये थोड़ा इसके बारे में जानना। इस टाइम इसका जो अमीर खुसरो यहाँ पर आता है, अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो इसका दरबारी विद्वान था। और अमीर खुसरो क्या कहता है, तो अमीर खुसरो कहता है, अमीर खुसरो की जो पुस्तक है मिफ्ता उल फतवा है, पुस्तक का क्या नाम है हमारे, मिफ्ता उल फतवा। और उस मिफ्ता उल फतवा में जो इसकी जानकारी देता है, तो उसकी पुस्तक का ध्यान रहता, पुस्तक का नाम था मिफ्ता मिफ्ता उल फतवा है, इसके पुस्तक का नाम था। और इसके अंदर ये क्या देता है, इसकी जानकारी देता है। तो ध्यान रखना कि अमीर खुसरो है, इसके अंदर क्या देता है, ये पुस्तक का नाम है मिफ्ता उल फतवा, इसके अंदर इसकी की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, तो जब जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और उसको सफलता नहीं मिलती, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फतवा के नाम से मिलती है। ये थोड़े से आपके जो पुस्तकों के नाम है शायद इनको याद करने के अंदर थोड़ी कठिनाई आएंगी, ये थोड़े अरबी टाइप के ऐसे कुछ नाम है। तो यदि आप रोजाना इनको 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। इससे पहले हम एक पुस्तक और देखी थी मिफ आपके हसन निजामी की, ताज उल मासिर, तो वो पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मिफ्ता उल फतवा है। मिफ्ता उल फतवा एक खजाइन उल फतवा आई थी, वो हमारे उस टाइम थी। चित्तौड़गढ़ के जो किले के साके हमारे 1303 के अंदर जो साका हुआ था, उसके बारे में जो जानकारी देते हैं वो हमारे मिफ्ता उल फतवा या तारिक अलाई, उस पुस्तक का नाम था, सॉरी वो खजाइन उल फतवा थी, और ये मिफ्ता उल फतवा है। तो इन दोनों पुस्तकों के अंदर ध्यान रखना। हमने अभी तक केवल और केवल 3 ही पुस्तक ऐसी आई थी, वापस मैं दिक्कत देता हूँ। ये तो हमारी सबसे पहले पुस्तक आई थी खजाइन उल फतवा, खजाइन उल फतवा। खजाइन उल फतवा एक पुस्तक थी, और इसी पुस्तक का नाम था तारिक ए अलई। क्या नाम था हमारा, तारिक ए अलई। ये पुस्तक थी 1 नंबर। एक हमने पुस्तक पढ़ी थी उसके बाद में, तो हमारी हसन निजामी की पुस्तक थी ताजुल मासिर। ताज उल मासिर। और मैं बात करूँ एक पुस्तक और हमने आज पढ़ी थी, मिफ्ता उल फतवा। क्या नाम थे, मिफ्ता उल फतवा। मिफ्ता उल फतवा। तो ये 3 पुस्तकें थी। मैं बात करूँ हमारे खजाइन उल फतवा, और तो ये हमारे अमीर खुसरो की पुस्तक है। किस अमीर खुसरो की पुस्तक है ये हमारी।
और चित्तौड़गढ़ का जो साका हुआ था उसकी क्या रहती है, जानकारी देती है। किसके साके जानकारी देती है, चित्तौड़गढ़ के साके के बारे में हमें क्या देती है, जानकारी देती है। दूसरी पुस्तक हमारी ताज उल मासिर, ये हसन निजामी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, हमारी हसन निजामी की पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है हसन निजामी वाली जो पुस्तक है वो हमें किसके बारे में जानकारी देते, तो ये हमें जो पृथ्वीराज थर्ड के समय जो तराइन का युद्ध हुआ उसके बाद में जो भी घटना हुई उसके बारे में क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। और हसन निजामी ये भी बोलते हैं कि हमने पृथ्वीराज हमारे अंडर कुछ वर्ष तक कार्य करता है या हमारे अंडर काम करता है, तो ये जानकारी हमें ताजुल मासी देती है। मैं बात करूँ मिफ्ताहुल फतवा, तो मिफ्ताहुल फतवा जलालुद्दीन के हमलों के बारे में जानकारी देती है। किसके, जलालुद्दीन के हमलों के बारे में क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। ये पुस्तक है किसकी, तो ये हमारे ये पुस्तक अमीर खुसरो की पुस्तक है। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण हमारे अलाउद्दीन खिलजी करता है और अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था ये जलालुद्दीन खिलजी, जो हमारे रणथंभौर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। कब कब करता है, हमारे 1290 और 1292 दो टाइम ये क्या करता है, हमारा आक्रमण करता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी की फोटो देख लेना आप सब। तो ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी की फोटो है। ये इस टाइम थोड़ा ओल्ड हो गया था और इस टाइम ये जब यंग टाइम था तो इसकी ये वाली फ़ोटो है। तो देख लेना, ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी की फ़ोटो है। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की बात करते हैं। तो पहले जब भी आक्रमण की बात करते हैं तो हम देखते हैं आक्रमण क्यों किया था, क्या कारण था जिसने उन्होंने जो आक्रमण किया था। तो आक्रमण के कारण देखते हैं कि कारण क्या था, कॉजेज क्या था जिसके कारण उसको ये जो युद्ध करने की जरूरत पड़ी, कारणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला एक ही कारण, साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति ये एक इसका प्रमुख कारण था। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, जो हमारा लोकेशन थी, मैं बात करूँ रणथंभौर किले की लोकेशन की, तो ये ऐसी जगह पर स्थित था जहाँ से मालवा जाने वाले रूट पर स्थित था। कहाँ से जाने वाले, तो मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित था। तो ध्यान रखना कि दिल्ली से कि दिल्ली से मालवा जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यह स्थित था। तो यह भी इसका है जो प्रमुख आक्रमण करने का यह कारण था। तो ध्यान रखना, तो ये तीन कारण तो इसके हो गए। मैं आगे बात करूं तो इसका और कारण आता है कि जलालुद्दीन की विफलताओं का बदला लेना चाहता था। किसका बदला लेना चाहता था, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के विफलताओं का बदला लेना चाहता था। वो लगातार 2 बार यहाँ पर असफल हुआ था। 1290 में आक्रमण करता, फिर भी असफल होता, 1292 में करता, वहीं पर इससे उसे सफलता नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं उसकी जो विफलताएं थी उनका जो बदला लेना चाहता था। तो ये भी एक कारण था कि जलालुद्दीन की विफलताओं का बदला लेना चाहता था। तो 3 कारण तो हमारे ये हो गए। एक इसका जो प्रमुख या तात्कालिक मैं कारण बताऊं तो वो हमारी इंपॉर्टेंट या तात्कालिक कारण था। और वो क्या कारण था तो उसके बारे में देखते हैं। तो चौथा आता हमारा तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण क्या था तो उसके बारे में देखते हैं कि
कुछ तो कुछ बोलते हैं। एक हमारे कहते जब ये अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो गुजरात आक्रमण से वापस आ रही थी, तो उस टाइम उसके सेनापति थे नुसरत खान, अल्प खान, उल्क खान, और मंगोल सेनापति उसके सेना के अंदर रहा करते थे। उनका नाम था हमारे आपके, एक का नाम था मोहम्मद शाह और एक का नाम था के अबरू। और उन दोनों के बीच में उनको कुछ संपत्ति को लेकर ये जो कुछ डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, और जिसके कारण है जो उनके बीच में वो कुछ बहस वहस सज जाती है, जिसके कारण वो मोहम्मद शाह और के अबरू हैं वो इधर आ जाते हैं, और इधर आने कर उन्हें जो हमारा हमीरदेव चौहान है उनको शरण दे देता है। तो ये भी एक इसका कारण है। बाद में कुछ इतिहासकार है हमारी, एक पुस्तक है हमीर हट चंद्रशेखर की पुस्तक है, और वो पुस्तक ये कहती है कि इस युद्ध का ये कारण नहीं था, इसका युद्ध का कारण था कि जो मोहम्मद शाह था उसका अलाउद्दीन खिलजी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था हमारे चिमना, और उस चिमना बेगम के साथ इस मोहम्मद शाह का कुछ चक्कर चलता था, और इसलिए जो वो वहाँ से भाग के इधर आ गया था और उसको हमीर क्या दे देता, शरण दे देता, भागते हुए को शरण दे देता। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण था। तो हम तो यही लिखेंगे कि मोहम्मद शाह और के अबरू को हमीर देव ने चौहान ने क्या दे दी थी, शरण दे दी थी। तो ये प्रमुख कारण था। तो बात करते हैं आगे। कि मोहम्मद शाह और के अबरू को हमीर शरण दे देता है। या मैं बात करूं कि अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह व के अबरू को हमीर देव चौहान क्या दे देता, शरण दे देता। तो इसके जो ये प्रमुख प्रमुख कुछ कारण थे, तो कुछ कॉजेज थे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी हमारे यहाँ पर अटैक करता है, और उसके बाद में क्या घटना हुई उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसके बाद में हमारे यहाँ पर अटैक करता है 1299 के अंदर, और 1299 के जब यहाँ पर अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पर हमारा रणथंभौर का पहला साका होता है। हम बोलते हैं कि भारत का जो पहला साका वो 712 ईस्वी के अंदर, जब भारत के अंदर पहला मुस्लिम अटैक हुआ था आपके मोहम्मद बिन कासिम का, और उस टाइम में यहाँ पर भारत का पहला साका वो मानते हैं 712 के अंदर। और मैं बात करूँ रणथंभौर की, तो रणथंभौर के अंदर राजस्थान का जो पहला साका है वो हमारे रणथंभौर को मानते हैं। किसको मानते हैं? रणथंभौर को राजस्थान का पहला साका मानते हैं। और इस टाइम आक्रमण कौन करता है? तो इसके टाइम हमारा आक्रमण करता है आपके अलाउद्दीन खिलजी है, जो इस टाइम क्या करता है हमारा आक्रमण करता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। रणथंभौर 1299 के अंदर आक्रमण करता है, लेकिन पार नहीं पड़ती। फाइनली जो साका है वो 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर होते हैं। आपको केवल और केवल 1301 ही याद रखना है। क्या याद रखना? केवल और केवल 1301 ही याद रखना है। क्या याद रखोगे? 1301 याद रखो। और साका कब होता है? तो 1301 को होता है। फिक्स डेट नहीं पूछते, केवल और केवल सीधा डेट पूछते हैं। तो कब हुआ था आपके? 1301 के अंदर ये साका होता है। तो ये ध्यान रखना ना। और इसके बारे में बात करूँ कि सेनापतियों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके सेनापति थे। तो एक साइड तो हम बात करेंगे अलाउद्दीन के कौन कौन सेनापति थे। अलाउद्दीन के सेनापति, एक टाइम बात करेंगे हम हमीर के। किसके? हमीर के सेनापतियों की बात करेंगे। मैं अलाउद्दीन के सेनापतियों की बात करूं तो यहाँ पर तीन नाम आते हैं हमारे। एक नाम आता है नुसरत खान, एक आता है हमारे अल्प खान, और एक नाम आता है हमारा उल्लुग खान। तो तीन नाम हमारे, और ये तीन प्रमुख सेनापति हमारे अलाउद्दीन खिलजी के थे। हमीर के मैं बात करूँ तो हमीर के दो सेनापति थे। एक का नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह।
तो एक तो था हमारा भीम सिंह और एक था हमारा धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, तो ये दो प्रमुख हमारे यहाँ पे सेनापति थे। तो ये तो हमारे हमीर के बारे में ध्यान रखना और एक अलाउद्दीन की ध्यान रखना। अलाउद्दीन की बात करूँ तो अलाउद्दीन की तरफ से हमारे नुसरत खां, अलाउद्दीन की तरफ से हमारे नुसरत खां और हमारे हमीर की तरफ से भीम सिंह, ये दोनों है जो यहाँ पर काम आ जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि यहाँ पर नुसरत खां और हमीर की तरफ से कौन, भीम सिंह, ये दोनों है जो वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों है जो लड़ते हुए मारे जाते हैं। कहते हैं कि जब शाह का हुआ था फाइनली अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर 1299 के अंदर, कब 1299 के अंदर आता है, 1299 के अंदर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर घेरा लगा देता है, रणथंभौर किले का वहाँ पर घेरा लगा देता है। लेकिन हम बोलते हैं कि उस टाइम है जो किले के अंदर अपने सेनापतियों को वहाँ को लेकर राजा बैठ जाया करता था और वहाँ पर किले काफ़ी बड़े हुए करते थे, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे किले माने जाते हैं हमारे राजस्थान के। और उस टाइम हमारे किले के अंदर फुल जो अन्न भी हुआ करता था, पानी भी हुआ करता था। तो यहाँ पर है जो अलाउद्दीन खिलजी दो बंदों को अपने फेवर में कर लेता है, एक का नाम था रणपाल, एक का नाम था रणपाल और रतिपाल, और एक का नाम था रतिपाल। रणमल और रतिपाल को है जो यहाँ पर क्या कर लेता है हमारे, सॉरी ये रणमल है, तो रणमल और रतिपाल को अपने फेवर में करता है और इनको कुछ जो लालच देता है कि यदि आप मेरी साइड बताओ, मेरे को जो किले के अंदर जाने का रास्ता बताओ, या किले वाले लोग कब बाहर आते हैं कब अंदर जाते हैं उसके बारे में जानकारी दो। यदि मैं ये किला जीत लेता हूँ तो मैं जो आपको यहाँ का प्रशासक आपको बना दूंगा, ये किला आपको सौंप दूंगा और मैं वापस से जो दिल्ली चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं जो मेरा नियंत्रण हो जाएगा। तो ऐसा है जो रणपाल को और रणमल को रतिपाल को वो बताता है और रणमाल और रतिपाल उसकी बातों में आ जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर एक चाल चलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, तो अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर जितना भी पानी और अन्न था उसको खराब करने की बात करता है। तो कहते हैं कि इन्होंने जो वहाँ पर गायें कटवा दी थी, कहते हैं कि जितना भी पानी था उसके अंदर गाय का खून मिला दिया था, जितना अन्न था उस अन्न के अंदर है जो आपके गाय की हड्डियाँ वगैरह मिला दी गई। तो ऐसा है जो इनके अन्न वन को है जो अन्न को और पानी को इन्होंने जो गंदा कर दिया था। और कोई भी यदि हिंदू है तो वो ऐसा पानी या हड्डियाँ जहाँ पर गिरी हुई हो तो वैसा अन्न नहीं खा सकता। तो बाद में इनके पास में एक ही ऑप्शन था और वो था शाका। तो यहाँ पर बाद में फाइनली 1299 के अंदर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। लेकिन हमारे जो शाका होता है वो कब होता है, तो 1301 के अंदर होता है। कब होता है, 1301 AD के अंदर यहाँ पर शाका होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन से दो बंदे जो हमारे हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करते हैं, तो रणमल और रतिपाल। कौन, रणमाल और रतिपाल हमारे हमीर के साथ क्या करते हैं, हमारा विश्वासघात करते हैं। क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। और इन्हीं के विश्वासघात के कारण यहाँ पर शाका होता है। तो ध्यान रखना, तो रणमाल और रतिपाल को यहाँ पर जो शाका होता है उसके बारे में आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ था, शाका के बारे में बात कर लेते हैं। शाका, तो जब ये शाका होता है, शाका के अंदर दो चीज होती है, एक हमारा होता है केसरिया और एक होता है हमारा जौहर। जौहर की बात करूं तो जौहर यहाँ पर हमारे लीड करती है रंग देवी। हमीरदेव चौहान की रानी थी जिसका क्या नाम था, हमारा रंग देवी नाम था। और वो हमारे यहाँ पर क्या करती है हमारे, तो वो हमारे यहाँ पर जौहर को लीड करती है। और केसरिया को लीड करता है हमीर। कौन करता है, हमारा हमीर है जो हमारे यहाँ पर जौहर को क्या करता है, लीड करता है। तो ध्यान रखना, जौहर को कौन लीड करता है, तो हमीर करता है। और केसरिया को लीड कौन करती है, तो केसरिया को हमारे रंग देवी है जो यहाँ पर क्या करती है, लीड करती है। तो ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं शाका के बारे में। आगे और क्या हुआ था, तो यहाँ पर एक शाका कब होता है, तो शाका की डेट भी ध्यान रखना 1301। वैसे मैंने आपको एग्जैक्ट डेट बता दी थी
11 जुलाई 1301, लेकिन आप केवल और केवल 1301 याद रखना, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछते हैं। आगे बात करते हैं। अगली एक घटिया थी देवल देव। कौन थी देवल देव, इसके बारे में देखते हैं। देवल देव थे वो हमारे हमीरदेव चौहान की, मैं बात करूँ, पुत्री थी या प्रिंसेस थी, और काफ़ी उम्र की विवाह योग्य भी थी। और कहते हैं कि जब साका वगैरह होता था तो उस टाइम में छोटे बच्चे थे, उनको रानी अपने साथ जो जब जोहर करती तो अपने साथ में उनको लेकर बैठ जाती अगर थे आग के अंदर। और जब मैं बात करूँ कि जो बड़े होते थे लड़के वगैरह, तो वो तो वीर गति को वहाँ पर केसरिया पहन कर लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन अब जो बड़ी लड़कियाँ होती हैं उनका क्या करें, और जो विवाह योग्य होते हैं, तो जो विवाह योग्य जो लड़कियाँ होती हैं उनको कभी भी जोर नहीं करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो रंग देवी इसको वहाँ पर इसके जो ननियाल था वहाँ पर भी भेजना चाहते थे, लेकिन उस टाइम में जो किले को चारों ओर से घेर लिया गया था, लेकिन उसको समय नहीं मिलता। तो बाद में हमीरदेव चौहान एक टाइम के लिए ये साका करने के लिए इस रंगदेवी के बारे में सोच रहे थे। तो उस रंगदेवी को लगा कि मेरे पिता है जो मेरे चक्कर में युद्ध वुद्ध नहीं कर रहे हैं। तो बाद में ये कहते हैं कि रणथंभौर किले के पीछे की साइड एक तालाब है जिसका नाम है पद्म तालाब, और उस पद्म तालाब के अंदर कूद कर अपने ये जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसने जल जोहर किया था। क्या किया था? जल जोहर किया था। और देवल देव कौन थी? तो ये हमीरदेव चौहान की राजकुमारी थी। किसकी? हमीरदेव चौहान की चौहान की बेटी या राजकुमारी, कुछ बोल दो। और ये पद्म तालाब के अंदर कूद कर क्या करती है? जल जोहर करती है। तो ध्यान रखना, इसने ये जो क्या किया था, हमारा जल जोहर किया था। तो ये भी ध्यान रखना कि जल जोहर कौन करती है यहाँ पर। तो रणथंभौर के सागे के अंदर जल जोहर कौन करती है? तो देवल दे करते हैं यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में आते हैं हमीरदेव चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। क्या सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी? तो इसके बारे में देखते हैं हमीरदेव चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। इससे बात पहले हम कुछ बातें भूल गए थे, आपको वापस देख देता हूँ। तो ये रणथंभौर का जो साका हुआ, रणथंभौर के साके की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो हम बोलते हैं कि 1303 के अंदर हमारा चित्तौड़गढ़ का साका होता है, और वही हमारे अलाउद्दीन अटैक करता है। और यहीं पर 1301 के अंदर हमारा रणथंभौर का साका होता है, और यहीं पर अटैक कौन करता है? तो यहीं पर अटैक हमारे कौन करता है? अलाउद्दीन करता है। और इस टाइम इस अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विधान अमीर खुसरो था। तो अमीर, जाहिर सी बात, अमीर खुसरो ही है जो यहाँ पर वर्णन करेगा। अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की एक ही पुस्तक है जिसके अंदर वो चित्तौड़गढ़ के साके का भी वर्णन करता है, और उसी पुस्तक के अंदर हमारा रणथंभौर के साके का भी क्या करता है? वर्णन करता है। तो उस पुस्तक का नाम याद रखना। और पुस्तक का नाम वैसे हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। पुस्तक का क्या नाम है? हमारे खजाइन उल फतुह। क्या नाम था? खजाइन उल फतुह। खजाइन उल फतुह, या इसी का क्या नाम था? हमारी तारीख अलग, पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में जो हमारे रणथंभौर के जो साके की और चित्तौड़ के साके की दोनों की जानकारी इसी के अंदर जो हमारी मिलती है। और पुस्तक किसकी? हमारी अमीर खुसरो की है। और अमीर खुसरो जब हमारे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के अंदर यहाँ पर उसका कब्जा हो जाता है, तो अमीर खुसरो कहते हैं कि आज जो कुपर का घर किसका हो गया? इस्लामी का हो गया। तो ध्यान रखना, अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का घर इस्लाम का हो गया। ये गांठ कौन कहता है? तो ये कौन कहता है? हमारा अमीर खुसरो कहता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा, ये सीधा स्टेटमेंट देगा कि आज कुफर का घर इस्लाम का हो गया। ये कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का। किसके किले के विजय के बाद में कहा? तो हमारे रणथंभौर किले के विजय के बाद में ये कहा था, है ना।
और वो एक और स्टूडेंट था, हमने पढ़ा कि ऐसे में 10 किलो को जो मुस्लिम के एक बाल के बराबर नहीं समझता, तो ये हमारे जलालुद्दीन का कथन है। और रणथंभौर किंग में असफलता के बाद में ये कथन बोलता है, तो उसके बारे में ध्यान रखना और इसके बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा याद रखना। आगे चलते हैं इसके बारे में। तो हम पढ़ रहे थे कि हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ हमीर, हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देख रहे थे। तो हमने ये जो आपको छतरी दिख रही है, सेनेटप्स दिख रहा है ये जो, और ये छतरी हमारे जैतर सिंह की, किसकी है? जैतर सिंह की छतरी है। और इस छतरी के अंदर जो पिलर्स हैं, मैं बात करूँ खंभों की, ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं इस टाइप से, ये जो इस टाइप के जो पिलर हैं वो कहते हैं कि 32 पिलर्स है। कितने? तो 32 खंभे हैं, तो इसको 32 खंभों की छतरी भी बोलते हैं। कितने? 32 खंभों की छतरी भी बोलते हैं। और इसका निर्माण कौन करवाता है? तो इसका निर्माण कौन करवाता है? तो इसका निर्माण हमारे हमीर करवाता है। कौन करवाता है भाई? इसका निर्माण हमारे हमीर करवाता है। तो हमीर इसका निर्माण करवाता है। और ये छतरी है किसके? तो इसके पिता जैतर सिंह की ये छतरी है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अपने पिता के 32 साल के शासनकाल के दौरान इस छतरी का निर्माण करवाता है। तो ये वही छतरी है जो कि हमारे कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर के अंदर ये स्थित है। तो इसके बारे में जो आप थोड़ा ध्यान रखना कि इसने जो यहाँ वापस ले लिया, जैतर सिंह की छतरी 32 खंभों की छतरी, और इसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। आगे बात करूं तो ये एक हमीर पुस्तक लिखा था हमारे, जिसका नाम था श्रृंगार हार। श्रृंगार हार नामक क्या लिखता है? पुस्तक लिखता है। आपको मैं एक बात बताऊं तो श्रृंगार ध्यान रखना, एक श्रृंगार एक शब्द ऐसे लिखते हैं कुछ लोग, एक श्रृंगार ये होता है, एक श्रृंगार ये होता है। मैं राइट की बात करूं तो ये हमारा गलत है, जबकि ये हमारा क्या है? एकदम सही वर्ड है। ऐसे वर्ड हिंदी के अंदर शब्द स्टूडियो के अंदर आ गया, श्रृंगार वर्ड आ गया, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो श्रेय है वो इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। श्रृंगार ये हमारा जो वर्ड है वो एकदम राइट वर्ड है, और ये हमारा गलत है। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना, कौन सा श्रृंगार सही है, कौन सा गलत है। तो श्रृंगार हार नामक पुस्तक कौन लिखा था? कौन लिखता है हमारा? तो हमीर है जो श्रृंगार हार नामक क्या लिखता है? पुस्तक लिखता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। हमारे हमीर यहाँ पर एक यज्ञ करवाता, उसका नाम था कोटिजन यज्ञ या कोटि यज्ञ। कोटि यज्ञ भी करवाता है। और मैं इस कोटि यज्ञ की बात करूं तो कोटि यज्ञ कब करवाता है, या इसके मैं बात करूंगी, इसके जो पुरोहित थे, इसके जो पुरोहित थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम जान रहे हैं, उसका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था हमारे? विश्वरूप इसका नाम था। और ये क्या करवाता हमारे? इस यज्ञ को क्या करवाता? संपन्न करवाता है। तो ध्यान रखना, कोटि यज्ञ कौन करवाता है, या जो कोटि यज्ञ कौन करवाता है? तो हमारा कौन करवाता है? हमीर करवाता है ना। आगे चलते हैं। दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर। तो हमीर के दरबारी विद्वान के बारे में बात करते हैं। हमीर के दो दरबारी विद्वान थे, एक का नाम था हमारे राघव देव, एक का नाम था विजयादित्य। राघव देव और विजयादित्य दो हैं जो हमारे यहाँ पर दरबारी विद्वान थे। मैं राघव देव की बात करूं तो राघव देव हमारे हमीर के कौन थे? तो ये हमारे हमीर के गुरु के नाम थे, ये हमारे हमीर के गुरु थे। हमीर के गुरु तो कौन थे? तो हमारे कौन थे? राघव देव इसके गुरु थे। और इसके दो दरबारी विद्वान कौन हमारे? ये तो राघव देव हुआ, एक हमारे कौन हुआ? विजयादित्य। तो ये इसके दो क्या हुआ? हमारे दरबारी विद्वान हुए। आगे बात करते हैं हम
और अमीर के बारे में क्या क्या देखते हैं। तो अमीर के बारे पर कुछ पुस्तकें लिखी हुई है, उन पुस्तकों के बारे में हम ध्यान रखना। एक पुस्तक आती है हमारी अमीर हट, और इसी पुस्तक का नाम, एक पुस्तक इसी को बोलते हैं सुरजन चरित्र। ध्यान रखना, वापिस पुस्तक का क्या नाम है हमारे अमीर हट या सुरजन चरित्र। तो ये पुस्तक है हमारे चंद्रशेखर की, किसकी पुस्तक है, हमारे चंद्रशेखर की पुस्तक है। एक हमारे हमीर महाकाव्य, एक पुस्तक है हमारे हमीर रासो, और हमीर रासो की बात करूं तो हमीर रासो सारंगधर ने भी लिखी थी, और यही पुस्तक सेम जोधराज ने भी लिखी थी। किसने लिखी थी, जोधराज ने भी लिखी। तो अमीर जो रासो है वो किसने लिखा, हमारे सारंगधर ने, और यार हमारे किसने लिखा, जोधराज ने, दोनों ने लिखा था। आगे बात करें, एक हमारे पुस्तक आती है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, और ये पुस्तक हमारे नैन चंद्र सूर्य ने लिखी। किसने लिखी, नैन चंद्र। तो हमीर हट, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, तो ये तो तीन हो गए हमारी पुस्तक। एक पुस्तक की और बात करूं तो एक पुस्तक हमारी आती है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन, और ये हमीर जो मद मर्दन पुस्तक है वो हमारे किसकी है, तो ये हमारी जय सिंह सूरी की। किसकी पुस्तक है, जय सिंह सूरी की पुस्तक है। तो इसके बारे में ध्यान रहना भाई, ये चार पुस्तकें इसके बारे में इंपॉर्टेंट पुस्तकें चारों। हमीर हट या सुरजन चरित पुस्तक किसकी है, तो ये हमारे चंद्रशेखर की पुस्तक है। हमीर रासो, या मैं बात करूँ तो ये हमारे सारंगधर की और जोधराज दोनों की हैं। और मैं बात करूँ हमारे हमीर महाकाव्य, किसकी, हमीर महाकाव्य की, तो हमारे नयन चंद्र सूर्य की है। और हमीर मद मर्दन है वो हमारे किसके, जयसिंह सूर्य की पुस्तक है। तो ये इसके बारे में जान रहे हैं ना, हमीर पर लिखी हुई कुछ पुस्तकें, तो हमीर के बारे में लिखी हुई पुस्तकें। तो ये हमारी वही पुस्तकों की बात, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर तो होते हैं हमारे रणथंभौर का इतिहास कंप्लीट, और यही थे हमारे इम्पोर्टेंट राजा आमेर। और आगे बात करते हैं, तो आज नाडोल की हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री, ज़्यादा बड़ा है नहीं उसके बारे में कुछ, तो उसको भी हम लगातार कंटिन्यू कर लेते हैं एक ही क्लास के अंदर। तो नाडोल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नाडोल, तो देखते हैं नाडोल का इतिहास के बारे में। तो नाडोल का इतिहास या रणथंभौर का इतिहास।
चौहान राज्य की क्या करता है, नींव रखता है। तो इसके बारे में अमीर के बारे में ध्यान रखना कि अमीर क्या क्या करता है। तो ये तो हमारा 960 के अंदर नाडोल के अंदर यहाँ पर चौहान राज्य की नींव रखता है, और हमारी कुल देवी आशापुरा माता का भी क्या करवाता है, यहाँ के मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। और आशा माता का जो प्रमुख मंदिर प्रेजेंट टाइम है वो हमारे नाडोल के अंदर है। और ऐसा हम लोग देवी में पढ़ते तो आशापुरा माता के बारे में वापिस वहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं आगे। अगला आता है हमारा केरलन। केरलन के बारे में देखते केरलन कौन था। तो हम बोलते हैं कि केरलन है वो हमारे एक युद्ध में भाग लेता है, उसका नाम था कायंद्रा का युद्ध। कायंद्रा का युद्ध, बैटल ऑफ कायंद्रा, अर्थात कायंद्रा के युद्ध में भाग लेता है। कायंद्रा के युद्ध में भाग लेता है। हम बोलते हैं कि क्या था कायंद्रा का युद्ध, उसके बारे में बाद में देख लेंगे। पहले हम देखते हैं कि कायंद्रा युद्ध में भाग लेते हैं। कायंद्रा का युद्ध हुआ क्यों हुआ, तो हम आगे जालोर का और या सिरोही का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस कायंद्रा के बारे में देख लेंगे, वहाँ पर इसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इतना ही है कि कायंद्रा का युद्ध है, उसके बारे में हमें इतना है जो इसमें भाग लेता है। और वो भाग कौन लेता है, तो हमारा केरलन इस युद्ध के अंदर क्या लेता है, भाग लेता है। केवल अभी इतनी चीज़ें आपको जो यहाँ पर याद रखनी। आगे मैं बात करूँ, इसकी दो राजकुमारियाँ थी, एक का नाम था गिगा देवी, एक का नाम था श्रृंगार कंवर और श्रृंगार देवी। उन दोनों का विवाह किसके साथ करा तो वो उसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान रखना कि है अपनी राजकुमारी एक का नाम था हमारी गीगा देवी और एक का नाम था हमारे श्रृंगार देवी। इन दोनों का विवाह किसके साथ करवाते हैं, तो इस दोनों का विवाह हमारे आबू का राजा था धारावर्ष। तो ये था हमारे भाई केरलन और केरलन का विवाह। केरलन के तो दो राजकुमारी थी, दो, एक का नाम था गीगा देवी, एक का नाम था श्रृंगार देवी। और इन दोनों का विवाह एक बंदे के साथ करवाता है और उसका क्या नाम था, आबू का राजा धारावस। इन दोनों के साथ इसका क्या करवाता, विवाह करवाता। इसका केरलन का भाई था जिसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था, कीर्तिपाल इसका नाम था। और कीर्तिपाल बाद में हमारे जालोर में चौहान राज्य की क्या रखता है, नींव रखता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि जालोर के अंदर है जो चौहान राज्य की नींव कौन रखता है, तो हमारे कौन रखता था, हमारे ये कीर्तिपाल है जो वहाँ पर नींव रखता है। तो यह तो हमारे नाडोल का इतिहास था। नाडोल का इतिहास इतना ही है, नाडोल के इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। और आज हमने दो हमारे रियासतों का इतिहास पढ़ा, एक हमारे नाडोल का इतिहास पढ़ा और एक हमने रणथंभौर का पढ़ा। रणथंभौर का थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हमीरदेव चौहान है, उसी के बारे में थोड़ी बात हमने पढ़ी। और इधर तो कुछ है ही नहीं नाडोल के इतिहास के अंदर, तो बस 2 मिनट का था। तो रणथंभौर के इतिहास उसके बारे में थोड़ा हमें देखना, उसकी थोड़ी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। हमारे हमीर सुरजन चरित वो हमारे चंद्रशेखर की पुस्तक है। हमीर आसो जोधराज के सारे अंदर की है। अमीर महाकाव्य हमारे नयन चंद्र सूरी की है। हम बोलते हैं कि हमीर मद मर्दन है वो जय सिंह सूरी की पुस्तक है। और कहते हैं कि हमें हट के लिए या जो हमारे हमीर जाना जाता था, अपने हट के लिए जाना था। अमीर के बारे में कहा भी जाता है कि सीए गमन सज्जन सतपुरुष कदले फले के बार तारिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। सीए गमन का मतलब होता है कि शेर जिस रास्ते से चलता है या जिस रास्ते को एक बार डिसाइड कर लेता है वापस जो उसे मुड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार सज्जन सत्पुरुष और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो एक बार अपने मन से जो बोल देते हैं
उनसे है जो अपने शब्दों को वापस पलटते नहीं अपने शब्दों पर। तो सिंह गमन सज्जन सत्पुरुष कदली फल एक बार, कदली बोलते केले को, और उसी प्रकार केले का भी ये जो एक बार फल लगता है। तारिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, और जब लड़कियों का विवाह होता है तो उस पर जो तेल चढ़ाया जाता है, तो तेल ये जो कहते हैं एक बार ही चढ़ता है। लड़की के जीवन के अंदर तेल कितनी बार चढ़ता है? एक बार ही उसका तेल चढ़ता है। तो हमीर हट, सॉरी तारिया तेल हमीर हट, और जो हमीर हट है, जो अमीर जिद है, वह केवल एक बार करता है, उससे जो हट कर लेता है उससे वो वापस कभी मुड़ता नहीं है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि सिंह गमन सज्जन सत्पुरुष कदली फल एक बार, तारिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये हमारे हमीरदेव चौहान था। तो रणथंभौर और नारियल दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जालोर, जालोर सिरोही और कोटा और बूंदी। ज़्यादा बड़ा इतिहास है नहीं, 3 क्लासों के अंदर और हम रहेंगे, और उसके अंदर हम जो हमारे चौहानों को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।